नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुनील जसवाल बिबल फाइल। तो दोस्तों, हम लोगों ने हिस्ट्री की एनसीईआरटी की किताबें स्टार्ट कर दी हैं। अगर आपके पास किताबें नहीं हैं तो ये आपके पास एक सुनहरा मौका है कि आप लोग यूट्यूब के माध्यम से अपनी स्टडी को जारी रख सकते हैं। और दूसरा, अगर दोस्तों आपके पास किताबें हैं तो ये यहाँ से आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 जो था वो कर लिया था। यहाँ पे विषय सूची दी गई है, आप लोग देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके उसे देख ले। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 होगा जिसका नाम है अखेटक खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। दोस्तों, ये किताबें 2020 और 21 का एडिशन है। अगर आप लोगों के पास पुरानी किताबें हैं तो उसमें यहाँ पे जैसे आपके पास 11 चैप्टर दिए गए हैं। तो अगर आपके पास 1 साल पुरानी किताब है तो उसमें 12 चैप्टर दिए गए होंगे। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो चैप्टर नंबर 2 और 3 है, जो पुरानी किताब थी जो उसमें चैप्टर नंबर 2 एंड 3 दिया हुआ था, अभी उसको क्या कर दिया गया है, कंबाइन कर दिया गया है। अभी उसको पूरा चैप्टर नंबर 2 बना दिया गया है। यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 दिया गया है अखेटक खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। दोस्तों, यहाँ पे एनसीईआरटी की खासियत यही होती है कि इसमें स्टोरी क्रिएट की जाती है। तो देख लेते हैं कि स्टोरी क्या क्रिएट की गई है। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। तुषार जो वो रिश्तेदार के घर में शादी है वहाँ पे जा रहा है, वो दिल्ली से चेन्नई जा रहा है। और रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई। यहाँ से वह बाहर का नज़ारा देखने में मगन हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलियान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे हैं। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करना शुरू की थी। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो क्या वे यात्रा नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, तुषार जो है वो अपने रिश्तेदारों के घर में जा रहा है, वो रेल से यात्रा कर रहा है और उसके चाचा भी उसके साथ है। तो वो प्रश्न कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो तुषार के जो चाचा है वो उनको बोलते हैं कि जो यात्रा, जैसे हम लोग अभी जो बस वगैरह यूज़ करते हैं या फिर रेल जो यात्रा स्टार्ट की गई है वो 150 साल पहले स्टार्ट की गई है और बस तो उसके बाद में आई है। तो वो सोचना स्टार्ट कर देता है कि क्या पहले जो लोग थे वो किस प्रकार से यात्राएं करते थे, क्या वो यात्राएं करते भी थे या नहीं करते थे। तो ऐसी स्टोरी है, यात्राओं के बारे में यहाँ पे स्टोरी क्रिएट की गई है। तो अभी हम देख लेते हैं कि आगे जाके क्या होता है। आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो उस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज आज हम उन्हें अखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। दोस्तों, जो 20 लाख साल पहले जो लोग यहाँ पे रहते थे, इस उपमहाद्वीप के महाद्वीप पर रहते थे। उपमहाद्वीप के बारे में मैंने पहले भी बताया था, साउथ एशिया के जो देश है उनके बारे में। और उन्हें हम लोग क्या बोलते थे? उन्हें बोलते थे अखेटक खाद्य संग्राहक। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था। वो भोजन का क्या करते थे? बंदोबस्त करते थे, इंतजाम करते थे और ऐसा करने के आधार पर ही उनको इस नाम से जाना जाता था। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल, मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा करते थे। आप लोगों ने यहाँ पे देखा है कि वो जो लोग थे वो शिकार करते थे, मछलियों को पकड़ते थे, चिड़िया पकड़ते थे, फल फूल खाते थे। वो फल, मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। मतलब वो जो वनस्पति से जो नेचुरल चीज़ें जो होती थी उन पे वो ज़्यादा रिलायबल थे, उन पे ही ज़्यादा भरोसा करते थे। अखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। अखेटक खाद्य संग्राहक जो थे, इनकी जो कम्युनिटी थी वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती रहती थी। इसके बहुत सारे कारण थे, जैसे इन्होंने पहला कारण बताया। पहला कारण ये है कि अगर वह एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते, इसलिए और भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता। दोस्तों, अगर जैसे मान लो आप लोग ही रहते हो या हम लोग ही रहते हैं, तो क्या होता है कि जब हम लोग एक ही जगह पर रहते हैं तो वहाँ पे जो वनस्पति होती है, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, तो जब हम उनका इस्तेमाल करते हैं तो वो ख़त्म हो जाती हैं। या फिर वो एक जगह पे जब हम लोग लंबे समय तक रहते हैं तो वहाँ पे चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे फल हो, चाहे जानवर हो, तो वो क्या करते थे, उनको खाकर समाप्त कर देते थे। फिर वो भोजन की तलाश में अपना बंदोबस्त करने के लिए, भोजन का बंदोबस्त करने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। ये था पहला कारण।
कि भोजन की तलाश में वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण ये था इसमें कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसलिए उन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे जाया करते होंगे। यहाँ पे क्या बोला गया है कि जानवर अपने शिकार के लिए, जैसे मान लो जानवर है तो वो क्या करते हैं अपना शिकार करने के लिए, जैसे जानवर भी खाना खाते हैं तो वो शिकार करते होंगे, तो वो जो जानवर थे वो शिकार करने के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, और जानवरों का शिकार करने के लिए लोग उनके पीछे पीछे जाया करते थे। जैसे मान लो एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आपके पास ये हिरण है तो ये क्या करते हैं, ये मनुष्य है, ये हम लोग हैं, ठीक है। ये हिरण है आपके पास, ये अपना शिकार ढूंढने के लिए यहाँ पे जाते थे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जाते थे, ठीक है। तो अब ये यहाँ से ये जो थे हिरण जो था वो अपना शिकार ढूंढने के लिए यहाँ पे चला गया है, तो फिर जो मनुष्य था वो भी अपना शिकार ढूंढने के लिए यहाँ तक जाते थे वो, ठीक है। तो फिर एक जगह से वो दूसरी जगह जाते थे। तो एक तरह से एक जगह से दूसरी जगह जाना भोजन की तलाश के लिए था, मेन यहाँ पे दिख रहा है। थर्ड कारण क्या था? तीसरा कारण ये था कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते रहते थे। यहाँ पे बताया गया तीसरा कारण ये है कि पेड़ पौधे जो होते हैं इन पे चाहे फल आते होंगे चाहे फूल आते होंगे, मौसमी आते थे ना, ये मौसमी आते थे। जैसे आपके पास संतरा आता है तो वो मौसमी होता है, आम आता है तो वो मौसमी होता है। तो हर मौसम में अलग अलग डिफरेंट फ्रूट होते थे, तो फिर उनको क्या करना पड़ता था, जैसे मान लो इस बार आम का सीजन चला हुआ, तो अब आम का सीजन खत्म भी होगा ना, तो फिर वो उसी की तलाश में, भोजन की तलाश में, फल फ्रूट की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। चौथा कारण क्या बताया इन्होंने, चौथा कारण भी देख लेते हैं। चौथा कारण यहाँ पे बताया, चौथा कारण ये था कि पानी के बिना किसी भी प्राणी पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता, और पानी झीलों झरनों तथा नदियों में ही मिलता। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल जाता है, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोग सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था। दोस्तों क्या होता था कि पहले समय में जैसे मान लो यहाँ पे पानी है तो लोग यहाँ पे रहते थे, अगर मान लो यहाँ पे पानी खत्म हो गया है तो फिर वो दूसरी जगह जाते थे, चाहे वो नदियाँ हो चाहे वो तालाब हो। तो इस तरह से वो पानी की तलाश में भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो आप लोगों ने देखा कि वो अपने लाइफ स्टाइल को जीने के लिए मैक्सिमम उनका अगर फोकस देखा जाए तो वो खाने के ऊपर ही था, अपने भोजन के ऊपर ही था। तो इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। तो ये उनकी यात्राएं करने का एक मकसद ये भी था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जो पुरातत्व मैंने पहले बताया थे, चाहे वो मूर्तियों का अध्ययन करते हैं, चाहे वो खुदाई के द्वारा करते हैं, पहले बताया, पहले चैप्टर में बताया। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो आप लोग जाके वहाँ पे देख लें। अभी थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो फिर ये थोड़ा एडवांस लेवल का भी होगा। पुरातत्वविद कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग अखेट्य खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोग अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हो। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं। दोस्तों जो अखेट्य खाद्य संग्राहक जो थे उन्होंने बहुत सारी वस्तुओं का इस्तेमाल किया, और वो क्या करते थे, काम के लिए भी पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, लकड़ियों का इस्तेमाल करते थे, हड्डियों के उन्होंने औजार वगैरह बनाए, और उन औजार जो बनाए थे, उन्होंने जो औजार वगैरह बनाए थे वो आज तक भी बचे हुए हैं। तो वहाँ से इनके बारे में पता चलता है। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस को काटने, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था, और कुछ के साथ हड्डियों और लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोंपड़ी और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। दोस्तों यहाँ पे स्पष्ट हो चुका है कि जो औजार वो यूज़ करते थे, चाहे जैसे मान लो कोई फ्रूट हो या फिर कोई फूल हो, उसे काटने के लिए वो औजारों का इस्तेमाल करते थे। हड्डियाँ और मांस काटने के लिए भी उपयोग करते थे, जैसे मान लो कोई जानवर उन्होंने मार दिया है तो उसे काटने के लिए भी वो हथियार यूज़ करते होंगे। पेड़ों की छाल उतारने के लिए, जानवरों की खाल उतारने के लिए भी वो प्रयोग करते थे। कुछ के साथ हड्डियां या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर वो वाले का प्रयोग भी करते थे। अब वो जानवरों का शिकार करते थे, मान लो ये हिरण है तो इसका शिकार करने के लिए वो वाले भी बनाते थे, तो वो वालों का भी इस्तेमाल करते थे। तो ऐसे उनके बारे में बहुत सारे प्रूफ मिले हैं। और वो औजारों का प्रयोग लकड़ियाँ काटने के साथ साथ, जैसे ईंधन का, जैसे लकड़ी काटेंगे तो उससे क्या होगा, ईंधन का प्रयोग करते थे वो, फिर झोपड़ी बनाने में भी प्रयोग करते थे। तो इस तरह से उनके जो हथियार थे आप लोग डायग्राम में भी देख सकते हैं।
तो डायग्राम में जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, तो इसका इस्तेमाल वो कैसे किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, यहाँ पे खाल उतारने के लिए कर रहे हैं, सॉरी शाल उतारने के लिए कर रहे हैं, पेड़ों की शाल उतारने के लिए, और यहाँ पे खाल उतारने के लिए वो औजारों का प्रयोग कर रहे हैं। तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि जो पुरातत्वविद होते हैं वो किस तरह से प्राचीन समय में लोगों की जानकारियाँ जो है वो प्राप्त करते हैं। अब रहने की जगह निर्धारित करना, अब कैसे वो रहते थे, किस तरह से रहते थे। मानचित्र 2 को देखो, लाल त्रिकोण वाले स्थान वह पुरस्थल है, यहाँ पर अखेटे खाद्य संग्रहों के होने के प्रमाण मिलते हैं। आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, जैसे भीम बेटिका हो गया, यहाँ पे खाद्य अखेटक संग्राहक जो थे वो रहते थे। हुंगसी हो गया, करनूल की गुफाएं हो गया, ये यहाँ पे संकेत बताए हुए इन्होंने। डायग्राम में आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे जो रेड वाले हैं, ठीक है। तो थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसके अलावा भी और भी कई स्थानों पर अखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे भी पाए जाते थे। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो नदियों के किनारे इसलिए बसते थे क्योंकि वहाँ पे वो पानी की तलाश उनकी खत्म हो जाती थी, नदियों से उनको पानी मिलता था, और किसी भी प्राणी को जीवित रहने के लिए पानी जो होता है वो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। दोस्तों यहाँ पे अभी हमने बात की है भीम बेटिका की। तो आधुनिक मध्य प्रदेश में ये कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं कि भीम बेटिका जो है वो कहाँ पे है, तो ये एमपी मतलब मध्य प्रदेश में है। इस पुरास्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। और क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने ये जगह क्यों चुनी होगी। दोस्तों देखो, अभी बारिश हो रही है, मान लो बरसात का मौसम है, तो ये बरसात हो रही है, तो वो फिर अपने आप को बचाने के लिए, अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए वो गुफाओं में रहते थे। इसलिए आई थिंक वो यूज़ करते होंगे, और उनका वहाँ पे निवास स्थान भी रहता होगा ताकि जो खतरनाक जानवर होते हैं उनसे भी अपने आप को बचाया जा सके। इसलिए वो गुफाओं का इस्तेमाल करते थे। क्योंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगहों पर ढूंढते रहते थे यहाँ अच्छे पत्थर मिल सके। देखिए, पत्थर के उपकरण जो थे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे उनके लिए, और लोग ऐसी जगह पर ढूंढते थे यहाँ उन्हें अच्छे पत्थर मिल सकते थे। तो ऐसी जगह का भी वो चुनाव करते थे जहाँ पे उनके औजार वगैरह बनाने के लिए हेल्पफुल हो। शैल चित्रकला, इसमें इनसे हमें क्या पता चलता है। आप देख पा रहे होंगे, ये एक तरह से मनुष्य है और ये हिरण है, तो उसका शिकार करने के लिए ये आ रहा है। तो डायग्राम आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश, दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले हैं। इनमें जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से संजीव चित्र बनाए गए हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे। अब हम चलते हैं, यहाँ पे देखो आप लोग कितना अच्छा डायग्राम दिया हुआ है। ये गुफाएं वगैरह थी, यहाँ पे लोग रहते थे, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये भी कितना अच्छा है, मतलब इन्होंने अपने निवास स्थानों को बनाया हुआ है। अभी चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस बन जाती है। पूरा स्थल। दोस्तों पूरा स्थल क्या है? पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं यहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। देखिए दोस्तों, पूरा स्थल उसे बोलते हैं यहाँ पे औजार, जो मैंने पहले बात की है, बर्तन मिलते हैं और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। अवशेष मतलब जो जैसे आपके पास रिमाइंडर होता है ना, जैसे आप लोग मैथ में पढ़ते हो रिमाइंडर होता है, शेषफल बोलते हैं इसे, मतलब जो कुछ बच जाता है, मतलब लास्ट में जो कुछ बच जाता है। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़कर चले गए। सबसे पहले इन्होंने इन वस्तुओं का इस्तेमाल किया, चाहे वो औजारों का इस्तेमाल किया हो, चाहे बर्तनों का इस्तेमाल किया हो, तो फिर उसके बाद वो छोड़ के यहाँ से चले गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरस्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, पुरस्थल उस स्थान को कहते हैं यहाँ पे औजार, बर्तन और इमारती जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। तो अब देखते हैं कि आग की खोज कैसे हुई। आग की खोज के बारे में देख लेते हैं। तो आग की खोज, मानचित्र 2 में करनूल गुफा, मैंने आपको पहले बताया, यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। जैसे आग जलाते हैं, आग के बाद जो राख बच जाती है उसके अवशेष भी मिले हैं करनूल गुफा में। इसका मतलब ये हुआ कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। अब आग, जब उन्होंने आग की खोज कर ली तो उसका इस्तेमाल वो किसके लिए करते थे? एक तो वो प्रकाश के लिए, जैसे रात को अंधेरा होता था तो लाइट के लिए वो प्रयोग करते थे। मांस भूनने के लिए, जैसे अभी कच्चा मांस जो था वो पका के खाना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए इस तरह से आग का प्रयोग जो था वो करना स्टार्ट कर दिया।
क्या आप लोग बता सकते हैं कि आज हम आग का उपयोग किसके लिए करते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अपने आसपास देखिएगा, घर में भी देखिएगा कि आग का इस्तेमाल किसके लिए हो रहा है, खाना पकाने के लिए हो रहा है या किसके लिए हो रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों, जब मैं कोई प्रश्न पूछता हूं तो उसका आंसर अगर आप लोग देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप लोग एक्टिव रहते हैं। एक्टिव लर्निंग बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। नाम और तिथियां, इसके बारे में भी देख लेते हैं। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उन्हें बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वह पूरा पाषाण काल कहते हैं। दोस्तों, जो हम डिवाइड कर दिया ना, हिस्ट्री को इन्होंने डिवाइड कर दिया है। डिवाइड करने का मतलब जैसे ए बी सी, इससे क्या होगा, पार्टीशन हो जाएगी हिस्ट्री की और उसे रिमेंबर करना आसान हो जाएगा। आरंभिक काल को वह पूरा पाषाण काल कहते हैं। ये दो पूरा यानी प्राचीन, पूरा मतलब यहां से पता चल रहा है प्राचीन, और पाषाण यानी पत्थर से बना। तो पूरा पूरा पाषाण मतलब प्राचीन पत्थर। ये नाम पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थरों के औजारों के महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख से 12,000, 20 लाख से 12,000 के बीच में रहा है। ठीक है, पूरा पाषाण काल 20 लाख से 12,000 साल पहले के दौरान माना गया है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पूरा पाषाण युग। दोस्तों, जो पूरा पाषाण की बात हो रही है इसे भी 3 भाग में डिवाइड किया गया है। एक तो किया गया है स्टार्टिंग, जिसे आरंभिक बोलते हैं, फिर मध्य और फिर उत्तर पूरा पाषाण युग। मानव इतिहास के लगभग 99% कहानी इसी काल में है। पूरा पाषाण काल में लगभग 99% कहानी जो है वो बीती है। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथिक यानी कि मध्य पाषाण युग कहते हैं। जैसे इन्वायरमेंटल में जो चेंज आए हैं वो किस काल में आए हैं, तो वो है मेसोलिथिक। मेसोलिथिक को हिंदी में बोलते हैं मध्य पाषाण युग। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले माना गया है। पहले हमने पूरा पाषाण की बात की है तो वो आपको समय बताया गया 12,000 के बीच में बताया गया लास्ट में। और ये जो आपके पास मध्यकाल की बात की गई है ये 12,000 से लेकर 10,000 साल तक पहले का माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इसमें जो भी औजार वगैरह बनाए जाते थे वो बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथिक यानी लघु पाषाण काल भी कहा जाता है। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसियां और आरी जैसे औजार मिलते हैं। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी जो हम लोगों ने पढ़ी है, और ये यहाँ से प्रश्न बनता है दोस्तों। अगर आप लोग किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये पूछ लेते हैं कि मध्य पाषाण काल कौन सा है, उसका समय क्या है। तो इसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है और इसे नव पाषाण युग कहा जाता है। नव पाषाण का मतलब क्या होता है, हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अगले अध्यायों में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो प्रचलित है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। दोस्तों, अगर आप लोग एनसीईआरटी की किताबें पढ़ लेते हैं उसके बाद आप लोगों को स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी चाहिए। जब आप एनसीईआरटी की किताबें पढ़ेंगे और उसके बाद स्टैंडर्ड किताबें पढ़ेंगे तो आपका जीके बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। जीके हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, जो भी हो, सब कुछ मजबूत हो जाएगा। सबसे जरूरी चीज़ जो होती है वो बेसिक होता है, इसलिए हम लोगों को अपने बेसिक पे काम करना चाहिए। दोस्तों, ये 2020 और 21 की किताबें न्यू एडिशन है तो इनको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बदलती जलवायु, इसके बारे में देख लेते हैं। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए। 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बहुत सारे बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बढ़ने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे उन जानवरों की संख्या भी बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रहते थे। अब आपने देखा कि 12 साल पहले जो इन्वायरमेंटल था वो चेंज हुआ और इसके कारण हीट बढ़ गई, गर्मी बढ़ गई, और इसके परिणाम स्वरूप इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो घास के मैदान थे वो बनना स्टार्ट हो गए। इसमें हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या भी बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रहते थे। हीट बढ़ने के कारण घास पैदा हो गई। घास पैदा होने के कारण जो जीव जंतु थे, जैसे यहाँ पे जानवरों की बात की गई है, हिरण हो चाहे बारहसिंगा हो, तो वो घास खाकर जिंदा रहते थे। इसका मतलब ये हुआ कि जानवरों का भी विकास हुआ। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे, अब इन जानवरों का शिकार भी किया जाता था, वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे।
हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हो। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया था। अब जो लोग थे, शिकारी लोग जो थे, वो इनको मारने के बजाय उनको खाने पीने की जो उनकी आदतें थी उसको थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया होगा। फिर उन्होंने ये भी सोचा होगा कि क्यों ना इनको पालतू बनाया जाए, तो उनको पालतू बनाने का भी उनके मन में ख्याल आया और मछली जो थी उनके भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गई, एक महत्वपूर्ण रिसोर्सेज बन गई। वो मछली को अपनी डाइट में उन्होंने इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। देखिए दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप काम चल रहा है यहाँ पे, तो कितना अच्छा फील हो रहा होगा आपको। पता चल रहा है कि लोग यात्राएं क्यों करते थे, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान क्यों जाते थे, लोग किस प्रकार का खाना खाते थे, लोग अगर वहाँ प्राचीन समय में रहते थे तो वो शिकार करते थे, तो वो क्यों शिकार करते थे, पानी का वो प्रबंध किस तरह से करते थे। ये सब कुछ हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। दोस्तों, हिस्ट्री को आप लोग बोरिंग तरीके से ना लें। हिस्ट्री से अगर आप लोग हिस्ट्री को अगर पढ़ते हैं तो हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा सीख मिलती है हम लोगों को। हिस्ट्री से हमें सीख मिलती है कि भविष्य में हम लोग वो गलतियां ना करें। खेती और पशुपालन की शुरुआत, इसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों भी। खेती और पशुपालन की शुरुआत इसी दौरान उपमहाद्वीप के विभिन्न विभिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं और पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही ये भी सीखने लगे होंगे कि ये अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते होंगे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार से धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। दोस्तों, यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग बात की बोल रहे हैं। यहाँ पे जो हम लोग सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, साउथ एशिया के जो देश हैं उनकी बात कर रहे हैं कि इस इलाकों में क्या हुआ, गेहूं हो चाहे जौ हो चाहे धान हो, ये जो थे नेचुरल तौर पे उगना स्टार्ट कर दिए हो गए होंगे। ये भगवान की तरफ से, जैसे आप लोग बोल सकते हैं, प्रकृति के रूप में, ये प्राकृतिक रूप में ये उगना स्टार्ट हो गए थे। और उस समय शायद महिला हो या फिर पुरुष हो या बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया। जैसे मान लो दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि कोई जैसे कनक हो या गेहूं जिसे बोलते हैं, अगर गेहूं है तो उसके दाने ऑटोमेटिकली भगवान के रूप से या फिर नेचुरल रूप से वो उग गया हो और वहाँ से उन्होंने उसको पहचान लिया हो और उसी प्रकार से उन्होंने इसे भोजन के रूप में स्टार्ट कर दिया। साथ ही ये भी सीखने लगे होंगे कि ये अनाज कहाँ उगते थे। उन्होंने ये भी सीख लिया ये कहाँ पे उगते हैं, कैसे उगते होंगे, क्या ये इनको पका के खाया जा सकता है। तो बहुत सारे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए गए होंगे। और दोस्तों, ऐसे करते करते इन लोगों ने फिर उस अनाज को खुद पैदा करना स्टार्ट कर दिया और सीख लिया और धीरे धीरे वो क्या बन गए, कृषक बन गए। इसी प्रकार से शायद खेती का प्रचलन स्टार्ट हुआ होगा। दोस्तों, जो हिस्ट्री होती है वैसे वो आप बोले तो पूरी एक्यूरेट, तो वो पूरी एक्यूरेट नहीं होती है, उसमें भी कुछ गेस वर्क किया जाता है। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। अब मान लो फसल तैयार हो गई है तो उन्होंने क्या किया, वो जो फसल थी उसका जो, जैसे मान लो गेहूं है तो उसका जो कुछ अवशेष बच जाता है तो उससे उन्होंने जानवरों को अट्रैक्ट किया अपनी तरफ, उनको पालतू बनाया। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया वह कुत्ते को जंगली पूर्वज था। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि बार पूछ लेते हैं कि सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था, तो वो बनाया था कुत्ते को। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग उन्हीं जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए थे। दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि जो भी उन्होंने बनाया है, चाहे वो बकरी पालतू बनाया है, चाहे गाय को बनाया, चाहे सुअर को बनाया, वो सारे जानवर ऐसे थे जो उनके लिए बेनिफिशियल थे और जो हिंसा नहीं करते थे। तो वो फिर उन्होंने उन जानवरों को क्या किया, अपनी तरफ अट्रैक्ट किया उन्होंने। चाहे वो जानवर जो थे वो घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रामक से इनकी सुरक्षा किया करते थे। और ये जो जानवर थे, जैसे दूसरे, मान लो हम लोगों ने कुत्ते को पालतू बनाया तो कुत्ता जो था वो क्या करता था, वो रक्षा करता था, उस मानव की रक्षा करता था, उन लोगों की रक्षा करता था। चाहे वो दूसरे जानवर थे जैसे, उनसे उनकी रक्षा करता था और वो वफादार भी था। तो इस तरह से वो पशुपालक बन गए होंगे। क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्ते को पालतू क्यों बनाया? देखिए दोस्तों, कुत्ता जो है वो एक तो बहुत ज़्यादा वफादार होता है, देखभाल भी करता है और अपनी तरफ से वो पूरी कोशिश करता है कि अपने मालिक का ख्याल रखा जाए। अब बसने की प्रक्रिया के बारे में देख लेते हैं।
लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने की बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। लोगों द्वारा पौधे उगाए गए उन्होंने, चाहे फसल उगाई है, जानवरों की देखभाल की है, तो इसी को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते थे। अब जो भी इन्होंने पौधे या फिर जानवर, ये क्या थे, ये सारे कुछ थोड़े डिफरेंट टाइप के थे, बाकी जानवरों से थोड़े डिफरेंट टाइप के थे। इसी वजह से ये है कि ये बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या फिर जानवरों का लोग चयन करते थे। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, यहाँ पे आपके पास डायग्राम भी दी गई है के तौर पर लोग उन्हीं पौधों और जानवरों का चयन करते थे जिनकी बीमार होने की संभावना कम होती थी। अब आप लोगों ने यहाँ पे देखा है कि वह उन्हीं जानवरों का पालतू बनाते थे जो बीमार कम होते थे। यही नहीं, ये उन्हीं पौधों को चुनते थे जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते थे, साथ ही जिनकी मजबूत डंठल अनाज के पके दानों के बार को संभाल सके। और ये उन्हीं फसलों को अपनाते थे जिनमें दाने जो होते थे, फसल जो होती थी वो ज़्यादा मोटी होती थी, और ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता था ताकि फिर से उगने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके। अब वो क्या करते थे, फसलों का भंडार कर लेते थे, और जैसे नेक्स्ट ईयर उन्होंने उस फसल को उगाना हो तो जो उन्होंने भंडार किया होता था तो वहां से उन दानों का वो प्रयोग करते थे। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर अहिंसक होते थे। इसके बारे में मैंने पहले बता दिया कि वो उन जानवरों को पालतू नहीं बनाते थे जो उनको हानि पहुंचाते थे, वह उन्हीं जानवरों को पालतू बनाते थे जो उनके लिए लाभदायक होते थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते थे। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते थे। अब आपने देखा होगा अगर बड़े बड़े सींग होंगे तो वो कभी ना कभी उसका इस्तेमाल तो करेगा, वो जानवर कभी ना कभी उसका इस्तेमाल करेगा। फॉर एग्जाम्पल बैल है, अगर वो उसको खेती के लिए यूज़ करते होंगे, अगर उसके बड़े बड़े सींग होंगे तो वो हिंसा पे उतर आएगा। कई बार बीच में ऐसा होगा, तो वो उन्हीं जानवरों को पालतू बनाते थे जिनके सींग जो होते थे वो छोटे छोटे होते थे। इन दांतों को देखो, आप इन दांतों को देख सकते हैं, डायग्राम में दिया गया है, ये है आपके पास डायग्राम। इन दांतों को देखो, इनमें से कौन सा जंगली सूअर का है और कौन सा पालतू सूअर का है, आप लोग गेस लगा सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों आई थिंक जो ये वाला होगा ये जंगली होगा और ये पालतू होगा, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आपको क्या लगता है आप लोग बता सकते हैं। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। ये करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई थी। ये जो बसने की प्रक्रिया है ये पूरी दुनिया में चली, लेकिन ये करीब कब चली थी, ये 12,000 साल पहले। वास्तव में आज हम भोजन करते हैं वो भी इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीनतम फसलों में गेहूं और जौ आते हैं, और इसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवर में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी बनाए गए थे। दोस्तों ये लाइन आप लोग अंडरलाइन कर सकते हैं, ये वाला पैराग्राफ जो है। तो जो बसने की प्रक्रिया थी वो 12,000 साल पहले शुरू हुई थी, और जो आज हम लोग जैसे भोजन करते हैं ये भी बसने की प्रक्रिया की प्रोसेस की वजह से ही ऐसा है कि हम लोग अपने घरों में रहते हैं और एक जगह पर रहते हैं। और कृषि में जो तकनीकें अपनाई गई थी, जो फसलें अपनाई गई थी, सबसे पहले गेहूं और जौ, ये भी पूछ सकते हैं। और सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया गया था वो कुत्ता था, और उसके बाद भेड़ और बकरी। भेड़ से ऊन मिलती है और बकरी से दूध मिलता था, शायद इसलिए उन्होंने इसको पालतू बनाया। और ये हिंसा भी नहीं करते हैं। हम लोग एक नवीन जीवन शैली के बारे में देख लेते हैं। नवीन जीवन शैली के बारे में क्या क्या है, जो एक नई न्यू लाइफस्टाइल है, इसके बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या है। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। अब आपने कोई बीज लगा दिया है, कोई पेड़ लगाया है, मान लो उसका बीज लगाया, तो उसमें उसे विकसित होने में, उसे ग्रोथ करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। इसमें से कुछ दिन, महीने या साल, फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। दोस्तों आप लोगों ने देखा, अगर मान लो यहाँ पे कोई पेड़ लगाया गया है या फिर कोई फसल लगाई गई है, अगर मान लो पेड़ लगाया गया है तो उसे ग्रोथ करने में टाइम लगेगा ना। पहले उसकी पत्तियां आएंगी, तना आएगा, बस इस तरह से उसको साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं, 5 साल भी लग सकते हैं। तो वो क्या करते थे,
अब मान लो कोई पेड़ लगा दिया गया तो उसे पानी भी देना पड़ेगा, उसकी देखभाल भी करनी पड़ेगी। तो इस तरह से लोग जो थे वो फसल उगाते थे, और जब वो फसल उगाते थे तो उसमें 6 महीने या 1 साल लगता था, और उस फसल की देखभाल करने के लिए उन्हें एक जगह पे रहना पड़ता था। और इस प्रकार से जैसे मान लो जब आपने फसल लगा दी है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो फसल के अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अनावश्यक होती हैं, और इसकी देखभाल करने के लिए उनको हटाना पड़ता है। और यहाँ पे लिखा भी है जैसे उनकी सिंचाई करने के लिए, फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने तक, खरपतवार हटवाने जैसे अनावश्यक चीज़ जो फसल उगती है उसको हटाने के लिए, जानवरों चिड़ियों से सुरक्षा जैसे बहुत सारे काम करने पड़ते थे। और कटाई के बाद, अब कटाई हो गई है, जब फसल काट दी, गेहूं काट दी है, तो उसे सुरक्षित भी रखना पड़ेगा। तो उसे सुरक्षित रखने के लिए भंडार भी किए जाते थे। दोस्तों आप लोगों ने अगर देखा होगा पुराने घरों में मिट्टी के, मैंने देखा है, अगर आप लोगों ने देखा है नहीं देखा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैंने देखा है कि लोग क्या करते थे, जो मिट्टी का वो बनाते थे और उसमें क्या करते थे, वो फसल को रखते थे और लंबे समय तक वो फसल जो थी सुरक्षित रहती थी। यहाँ पे डायग्राम दी गई है, बीज के रूप में, खाद्य के रूप में, उपहार के रूप में, भंडार के रूप में। तो आप लोग देख पा रहे हैं अनाज को। दोस्तों अगर इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आपको लग रही है, चाहे मेरे बोलने का मैं फास्ट बोल रहा हूँ या फिर मेरी आवाज़ कम आ रही है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ताकि मैं अगली वीडियो में इंप्रूवमेंट कर सकूं, आपके लिए बेटर एजुकेशन दे सकूं। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और भी स्पष्ट करना चाहता हूँ, मेरा टारगेट बस यही है कि सभी तक एजुकेशन पहुँचनी चाहिए। और दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करें ना करें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लोग इसे लाइक करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर सब्सक्राइब करना तो आपके ऊपर ही है, लेकिन इस वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि उस इंसान तक ये वीडियो पहुंच सके जिसको इसकी जरूरत है। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचाकर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके भंडार की बात सोचनी पड़ी। दोस्तों भोजन और बीज के रूप में क्यों रखना पड़ता था? भोजन जैसे वो खाते थे उस समय, जैसे मान लो उन्होंने कोई फसल उगाई है और उसे वो अपने डेली लाइफ में यूज़ करने के लिए उसे सेव भी करना पड़ेगा, और फ्यूचर में उस फसल को उगाने के लिए वो बीज का भी इस्तेमाल करते थे। इसलिए उसका भंडार करना, उसे सुरक्षित रखना बहुत ज़्यादा जरूरत थी उस समय, बहुत ज़्यादा उनको सोचना पड़ा। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए। देखो मैंने बात पहले बता दी है, मैंने देखा भी है इसमें कि लोगों ने क्या किया, मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी या फिर जमीन पे गड्ढा खोदा। क्योंकि क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताओ। आप बता सकते हैं, ये प्रश्न आपके लिए। जानवर, चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है और भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडार का एक सबसे अच्छा तरीका था। देखिए दोस्तों, जानवर जो होते हैं उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए, अगर उनकी केयर की जाए तो उनकी संख्या बढ़ती है, वो तो ठीक है। लेकिन मान लो फॉर एग्जाम्पल आप बकरी का एग्जाम्पल ले लो, अगर आप बकरी को पालतू बनाते हो तो बकरी से दूध भी मिलेगा और उसकी संख्या भी बढ़ेगी। एक बकरी से 2 बकरी, 2 बकरी से 5, इस तरह से उनकी संख्या भी बढ़ेगी और ये पशुपालन में भी हेल्पफुल रहता है। और ये एक भंडार का सबसे अच्छा तरीका था। और जैसे मान लो बकरी जब मर जाती है तो उससे उसका मांस भी मिल जाता है और मांस से आदमी का भोजन बनता है। ठीक है, तो कितने सारे बेनिफिट थे उस समय उन लोगों के लिए, वो किस तरह से अपने लाइफस्टाइल को जीते थे, ये सब कुछ आपने जानने की कोशिश की है और आपको इसके जवाब भी मिले अगर आप लोगों ने पूरा लेक्चर देखा है। दोस्तों इससे पहले मैंने फर्स्ट लेक्चर अपलोड कर दिया है, आप लोगों ने अगर अब वो नहीं देखा है तो उसे जाके देख लें, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है वो डिस्कस किए गए हैं। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है, ये आप लोग बताएं। आज जानवरों का उपयोग किसके लिए होता है? आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। मानचित्र 2 पृष्ठ 13 देखो। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिखाई दे रहे हैं? पता है इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है। यहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। जैसे मैंने आपको डायग्राम में बताया था, उसमें शुरुआत में जो शुरुआती कृषक थे, मतलब जो खेती बाड़ी करते थे या फिर पशुओं को पालते थे, उनके कुछ एक हिंट मिले हैं वहाँ पे। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं और इनमें से सबसे महत्वपूर्ण पश्चिम उत्तर के क्षेत्र में है, जो कि आधुनिक कश्मीर और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। दोस्तों ये जो साक्ष्य मिले हैं, ये जो हिंट मिले हैं, ये कश्मीर में मिले हैं, जो मॉडर्न कश्मीर है इसमें मिले हैं, और पूर्वी ईस्ट
और साउथ इंडिया में भी इसके साक्ष्य जो है मिले हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूने का अध्ययन करते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो जिनकी हमने बात की है, चाहे वो कृषकों की बात की है, चाहे पशुपालकों की बात की है, चाहे बस्तियों की बात की है, इसकी जांच करने के लिए जो वैज्ञानिक है, जो साइंटिस्ट हैं, वो क्या करते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, जैसे मैंने पुरातत्व की बात की थी, वो क्या करते हैं, पौधों का अध्ययन करते हैं, पशुओं का अध्ययन करते हैं, उनकी हड्डियों का अध्ययन करते हैं। तो उनसे पता लगाने की कोशिश करते हैं क्या वो पशुपालक थे या फिर वो कृषक थे। अगर उनको हिंट मिलते हैं तो वो फिर उस पर रिसर्च करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष है। इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग जो फैक्ट है वो ये है कि जो उस समय अनाज वो प्रयोग करते थे उसके अवशेष मिले हैं। ऐसा लगता है ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि ये या तो गलती से जल गए होंगे या फिर उन्होंने जानबूझकर जलाए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाजों के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि उस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी और वैज्ञानिक विभिन्न विभिन्न जानवरों की हड्डियों को भी पहचान कर सकते हैं। दोस्तों जो साइंटिस्ट होते हैं, जिससे मैंने पहले बताया पुरातत्वविद, वो क्या करते हैं, फसलों का अध्ययन करते हैं और उन्होंने एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखा है कि जो अनाज थे वो जले हुए रूप में मिले हैं। तो ऐसा हो सकता है जहाँ तो उन्होंने उस अनाज को जानबूझ के जलाया है या फिर वो गलती से जल गया है। तो वो पूरी रिसर्च कर रहे हैं इसके ऊपर कि कैसे कैसे वहाँ पे फसलें उगाते थे। और अगर उनको वो फैक्ट मिले भी हैं, अनाजों के फैक्ट मिले हैं, तो इससे साबित ये होता है कि उस समय डिफरेंट डिफरेंट फसलें जो थी वो उगाई जाती थी। तो हड्डियों की भी वो पहचान कर रहे हैं। अभी हम चलते हैं स्थायी जीवन की ओर, परमानेंट लाइफ स्टाइल की तरफ चलते हैं। पुरातत्वविदों को कुछ पुरस्थलों पर झोंपड़ियों, घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम जो कि वर्तमान कश्मीर में है। पूछ लें कि बुर्ज होम कहाँ पे है, तो वो वर्तमान प्रेजेंट समय में कश्मीर में है। कि लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तावास कहा जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछ सकते हैं, गर्तावास किसे कहते हैं। लोग जो थे वो गड्ढे निकाल कर नीचे रहते थे, तो उसे क्या बोलते हैं, गर्तवास कहते हैं। और ये इसका साक्ष्य मिला है कश्मीर में। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी और इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती रही होगी। और पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग के जलाने की जगह भी मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। दोस्तों गर्तावास का डायग्राम है, यहाँ पे देख लेते हैं। नहीं है तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। मान लो ये सरफेस है, ये ज़मीन है, तो वो ऐसे एक खड्डा निकालते होंगे, ठीक है, और इसमें सीढ़ियाँ भी होंगी और यहाँ पे वो लोग रहते होंगे। और वो इसलिए यहाँ पे रहते थे, एक तो ठंड से बचाव के लिए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बारिश के मौसम में अपने आप को बचाने के लिए, मतलब डिफरेंट मौसम में वो डिफरेंट टाइप का वहाँ पे चीज़ें करते थे। और वो आग भी जलाते थे। अब ठंड है वहाँ पे तो वो आग भी जलाते थे और आग के भी वहाँ पे साक्ष्य वगैरह मिले हैं। तो ये आपके पास यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है। एक गर्तावास का चित्र बनाओ, मैंने यहाँ पे बता दिया है। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। अब पत्थर के औजार मैंने पहले बताया कि वो चाहे वो जानवरों की खाल उतारने के लिए हो या फिर पेड़ों की छाल उतारने के लिए इस्तेमाल करते थे। इनमें से कई ऐसे स्थान जो पूरा पशान युगीन उपकरणों से विभिन्न है, इसलिए इन्हें नव पशान युग का माना गया है। पूरा पछान के बारे में भी मैंने बताया था कि 1 लाख से 12,000 के बीच में पूरा पछान काल रहा है, जो प्राचीन समय में जो काल रहा है, पत्थरों का काल रहा है। और वो थोड़े डिफरेंट थे, जो वो डिफरेंट होने की वजह से इनको नव पछान युग में रखा गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश किया जाता था। अब क्या है कि जो उन्होंने औजार वगैरह वो इस्तेमाल करते थे, उसको तेज करने के लिए वो पॉलिश भी करते थे। ओखली और मुसल का प्रयोग अनाज वनस्पति से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया करते थे। ओखली हो चाहे मुसल हो, वो अनाजों को पीसने के लिए या फिर वनस्पतियों को पीसने के लिए करते थे। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मुसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। दोस्तों आज भी इसका प्रयोग होता है। अगर आप आदिवासी जनता की तरफ चले जाएं, ये मेरा ऐसा मानना है, क्या पता ना भी हो, पर शायद वहाँ पे जैसे जो लोग जंगलों में रहते हैं तो वहाँ पे आज भी ओखली और मुसल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वहाँ पे चक्की वगैरह शायद कम ही होती होंगी, तो वो इस तरह से वो इस्तेमाल करते हैं, आज भी प्रयोग होता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजारों हड्डियों से भी बनाए जाते थे। अब ये जो समय था, ये वो औजारों का जो निर्माण करते थे, उनका प्रयोग भी करते थे और वो लगातार करते थे, वो हड्डियों का इस्तेमाल भी करते थे।
जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है, आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों ये आपके पास मूसल होगा, जैसे मान लो ओखली ये है तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल करते थे। ये भी डायग्राम में दिया गया है, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कितना स्पष्ट चित्र यहाँ पे दिया गया है। आज तो बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे काम होना स्टार्ट हो गया है। अब आप इस बर्तन को देख सकते हैं। क्या तुम कल्पना कर सकती हो कि इस पात्र में क्या रखा होगा? आप लोग गेस लगा सकते हैं, ये आपका अनुमान हो सकता है कि क्या क्या लोग रखते थे। नवपाषाण युग के नवपाषाण युग के पूरा स्थलों से कई प्रकार की मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था और धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं, दलहन जैसे अनाज अब आहार महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे, इसलिए कपास जैसे आवश्यक पौधे भी उगाए जा सकते थे। अब दोस्तों ये बर्तन जो मिले हैं, इन बर्तनों का प्रयोग भोजन रखने के लिए भी किया गया होगा, और चाहे वो चावल रखते होंगे, चाहे वो गेहूं रखते होंगे, दलहन रखते होंगे, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया था उनके लाइफ में। और इसके साथ साथ वो कपड़े बुनना भी स्टार्ट कर दिया, वो कपड़े वगैरह भी पहनना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। और इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पौधा था वो था कपास। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आए होंगे? क्या आपको लगता है कि ये जो चेंजेस आए हैं, ये जो डिफरेंस क्रिएट हुए हैं, क्या ये सभी जगह एक जैसा हुआ होगा? मुझे लगता नहीं कि सब जगह एक जैसा हुआ होगा। धीरे धीरे चीज़ें डेवलप हुई होंगी वहाँ पे, ऐसी बात नहीं है। एक तरफ यहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते रहे थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। दोस्तों ये मैंने जैसे आपको बता ही दिया कि अलग अलग जगह पे इसका अलग अलग तरीके से विकास हुआ होगा। कई लोगों ने बाद में सीखा होगा, भोजन को इकट्ठा करना बाद में सीखा होगा, कई लोगों ने जल्दी सीख लिया होगा। इस तरह से जो था वो मानव जो था वो प्रोग्रेस करना स्टार्ट कर दिया। तो अभी आप देख सकते हैं कि मनुष्य जो वो कहाँ तक पहुँच गया है, टेक्नोलॉजी कहाँ तक जा चुकी है। पर उस समय की टेक्नोलॉजी जो थी वो भी काफ़ी एडवांस लेवल की थी। जैसे आप लोग अगर ताजमहल को ही देख लें तो कितने साल पहले का बना हुआ है, कितने साल पहले की वो इमारत बनी हुई है, और आज भी वो उस तरह से सुरक्षित है। उसकी अगर आप लोग चमक देखें तो आज भी उसी तरीके से है। तो उस समय भी टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा एडवांस की थी, ऐसा नहीं है। लेकिन हम लोग जैसे जैसे समय बढ़ता गया हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को सीखा है। और ये आपके पास डायग्राम दिया गया है, डायग्राम की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपके पास डायग्राम दिया गया है, मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ के घर का चित्र है ये। और देखो यहाँ पे किस तरह से इन्होंने घर वगैरह बनाया हुआ है। और मेहरगढ़ के घर ये शायद ऐसे दिखते हो जो तुम जिस घर में रहते हो उसके साथ इस घर की क्या समानता है। अभी आप लोग जिस घर में रहते हैं उसमें कोई समानता है इसमें? मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु आप लोग देख पा रहे हैं। चलिए, ये ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। ये कहाँ पे पड़ता है? ईरान में पड़ता है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है यहाँ स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना स्टार्ट किया था। सबसे पहले मनुष्य ने यहाँ पे जो गेहूं फसल को उगाया और भेड़ बकरी को पालतू भी बनाया इन्होंने। और यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली हैं, इसमें से हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों और भेड़ और बकरियों की हड्डियां भी मिली हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे होते थे, जिनमें से कुछ संपदा भंडार के कारण आते थे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 4 घर, मैंने यहाँ पे 4 कमरे की बात की है। तो कुछ एक ऐसे होंगे यहाँ पे घर, जैसे मान लो ये वाला रूम ही देख लो आप लोग, तो ये वाला रूम जो होगा शायद वो यहाँ पे भोजन का भंडार करते थे। तो कितने एडवांस लेवल के थे कि वो 4-4 उस समय रूम बनाते थे। तो आजकल लोगों के पास घरों के लिए ज़मीन जो वो कम हो चुकी है। तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे। देखिए दोस्तों, इंडिया में कैसे भी है, लोग बड़े प्यार से रहते हैं, बड़ी शांति से रहते हैं। अलग अलग धर्मों के लोग हैं, फिर भी शांति से रहते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट के साथ रहते हैं। और इंडिया जो है वो पूरे वर्ल्ड में इसी चीज़ के लिए जाना जाता है कि अलग अलग कल्चर होने के बावजूद भी इंडिया जो वो पूरी मतलब लोग जो वो बड़े प्यार से रहते हैं, अनेकता में एकता का एहसास दिलाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम लोग इंडिया में रहते हैं, और हमें इस चीज़ पे गर्व करना चाहिए कि इंडिया जैसे इतनी महान कंट्री में हम लोगों ने जन्म लिया है। तो और दोस्तों, हमें ये नहीं कि हमें इंडिया से प्यार करना चाहिए, हमें
वर्ल्ड में भी पीस को प्रमोट करना चाहिए। हम लोगों को अपनी संस्कृति को विश्व में फैलाना चाहिए और लोगों को संदेश देना चाहिए कि शांति ही सबसे बड़ा हथियार है। शांति के साथ ही हम लोग आगे ग्रोथ कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए वे कब्रों में मृतकों के साथ साथ कुछ सम्मान भी रखे जाते थे। दोस्तों, अब क्या था, उस समय क्या मान्यता थी कि जो मर जाता था, जो इंसान मर जाता था, उसके प्रति रिस्पेक्ट रखने के लिए उनका ऐसा विश्वास था कि जब आदमी मर जाता है उसके बाद भी उसका एक नया जीवन होता है। तो फिर वो क्या करते थे, यहाँ पे आदमी को दफनाया जाता था, जहाँ फिर कब्रों में रखा जाता था, तो वहाँ पे उसके साथ कुछ सामान रखते थे वो। मेहरगढ़ में आप लोग डायग्राम भी देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ऐसी ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ साथ एक बकरी को भी दफनाया गया। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि इंसान है, ये इंसान है, उसके साथ शायद ये बकरी है या कोई भी है, तो उसके साथ उसके एक बकरी को भी दफनाया गया। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। उनकी मान्यता थी ऐसे कि जब कोई आदमी मर जाता है, जब वो परलोक में जाता है, तो वहाँ या फिर स्वर्ग में जाता है, तो वहाँ पे भी इसको खाने की जरूरत पड़ती होगी, तो इसके साथ वो सामान भी रखते थे। ये आपके पास यहाँ पे डायग्राम दी गई है, आप लोग देख पा रहे होंगे कि उस समय मेहरगढ़ की कब्र की चित्र। क्या तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो? चलिए अब हम चलते हैं अन्यत्र, कि उस समय अगर ये चीजें हो रही थी तो विश्व में क्या हो रहा था, इसके बारे में भी देख लेते हैं। कंपैरिजन करके काफी अच्छा रहता है। फ्रांस में गुफा में की गई जानकारी। फ्रांस की एक गुफा है, इसे पुरस्तर की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। ये जो आपके पास गुफा दिखाई दे रही है, इसकी खोज की गई थी, 4 स्टूडेंट ने की थी। फ्रांस के 4 स्टूडेंट थे, उन्होंने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच में बनाए गए होंगे। अब ये जो डायग्राम इतना पुराना है, आप लोग देख पा रहे हैं, इनमें कई जानवरों के चित्र हैं, कई जानवर हैं इसमें, ठीक है। इसमें आपके पास जंगली घोड़ा, गाय, भैंस, गेंडा, रेनडियर, बारहसिंगा, सूअरों के गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किए गए। दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे जानवरों के चित्र बनाए गए हैं, आप देख पा रहे हैं। मैं थोड़ा डायग्राम बड़ा कर देता हूँ, स्पष्ट रूप में आप लोगों को शायद दिखाई ना दे, लेकिन यहाँ पे बहुत कुछ बनाया गया है, तो इसे आप देख पा रहे होंगे। इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया है। इतना एडवांस लेवल का काम कर रहे हैं। लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया है। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता होगा, जब भी कोई फेस्टिवल होता होगा तो ये डायग्राम बनाते होंगे। फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। जहाँ कभी वो शिकार करने जाते थे तो उसके लिए वो इस्तेमाल करते होंगे, कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। क्या तुम इन्हें बनाने का कोई कारण बता सकते हो? आपको लगता है कोई कारण है इसका? दोस्तों, अब हम चलते हैं, बस चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है, ये लास्ट हमारे पास बचा हुआ है। एक नवपशानिक पुरस्थल। नवपशान के युग के सबसे प्रसिद्ध पुरस्थलों में से एक चत्ताल हयूक तुर्की में है। ये दूर दराज स्थानों से कई चीजें लाई जाती हैं और उनका उपयोग किया जाता है, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कोड़ियां, भूमध्य सागर की सीपियां। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। ये पूछ सकते हैं कि क्या उस समय नवपशान पुरस्थल में काल में क्या पहिए का विकास हुआ था या नहीं हुआ था? तो उस समय नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लादकर लेकर जाते थे। बताओ, कोड़ियों और सीपियों का उपयोग किसके लिए होता होगा? ये आप लोगों के लिए। दोस्तों, यहाँ पे जो हम लोगों ने नए शब्द पढ़े हैं, अखेटक खाद्य संग्राहक, इसके बारे में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था। पुरस्थल के बारे में हमने पढ़ा, उद्योग स्थल के बारे में हमने पढ़ा शब्द। दोस्तों, यहाँ पे जो शब्द दिए गए, जब आप इनको पढ़ोगे तो ऐसे आपका रिमाइंड हो जाएगा, आपको रिमाइंड होंगे चीज़ें और विजन भी हो जाएगी। पूरा पशान काल, मध्य पशान काल के बारे में पढ़ा, लघु पशान काल के बारे में हमने ये शब्द पढ़ा। कृषि शब्द यहाँ पे हमारे लिए आया, पशुपालक हमारे लिए आया, नवपशान युग हमारे लिए, कब्र हमारे लिए शब्द यहाँ पे आया। दोस्तों, ये था चैप्टर जो कि आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है। इसके कुछ एक प्रश्न है ये, और ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट रहती है तिथियाँ। मध्य पशान युग जो था वो 12,000 साल से लेकर 10,000 साल के बीच में रहा है। बसने की जो प्रक्रिया या प्रोसेस जो स्टार्ट हुआ है वो 12,000 साल से पहले हुआ है। नवपशान युग का जो स्टार्टिंग हुआ है वो 10,000 साल पहले हुआ है। और मेहरगढ़ में बस्ती का जो
आरंभ हुआ था वो 8000 साल पहले हुआ था। तो दोस्तों ये था चैप्टर नंबर 2। आई थिंक आपको ये समझ में आ चुका होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से इसे देख लें। और दोस्तों इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करें, सब तक एजुकेशन पहुंचनी चाहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, आप इसके बारे में अपनी राय रख सकते हैं। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दिल से।